वो तो ठीक है, ठीक है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ के अंदर सबसे पहली चीज एक चीज हम पढ़ेंगे, सॉलिड एंगल। व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल की डेफिनेशन होती क्या है? सॉलिड एंगल होता क्या है? व्हाट इज प्लेन एंगल? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेन एंगल? दो लाइंस के बीच का जो एंगल होता है वो क्या है? आर्क अपॉन रेडियस। कितनी बार कह चुका हूं मैं, फिर से एक लास्ट टाइम बोल रहा हूं, कभी ऐसे मत बोलना दो लाइन के बीच में जो होता है वो प्लेन एंगल है, ऐसा नहीं होता, गलत बात है। सो अगर हम प्लेन एंगल की बात करते हैं, प्लेन एंगल में अगर कोई दो लाइन है, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज डिफाइंड एज, किसी भी एक लाइन से आर डिस्टेंस पर जाकर एक आर्क कट कर दो, उस आर्क की जो लेंथ होगी अपॉन इन दोनों की जो रेडियस सेम आ गई, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। और यूनिट क्या होती है इसकी? रेडियंस और डिग्रीज, ठीक है। एंड द प्लेन एंगल वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई। प्लेन एंगल 0 to 2 पाई। वाई? क्योंकि दो लाइन अगर ऐसे हैं तो इनिशियली आर्क की लेंथ कितनी होगी? 0, 0 अपॉन रेडियस 0। जब मूव करते चले जाएंगे तो ये एंगल कितना, ये कितना हो जाएगा? पाई आर बाय आर। पाई, इस एंगल को बोलते हैं पाई। और ये पूरा घूम के यहां से आ जाए तो पूरा जो एंगल हो गया वो कितना हो गया? जो लेंथ हो गई 2 पाई आर बाय आर इज 2 पाई। तो 0 से लेकर 2 पाई रेडियंस तक वेरी करता है। नाउ अगर कोई दो लाइंस हो जिनकी लेंथ अलग अलग हो, L1 L2 और ये लेंथ है L3, और मुझे यहां पर एंगल बताना है कि एंगल बिटवीन द लाइंस कितना आएगा, तो हमें क्या करना चाहिए? और ये दोनों लाइंस बहुत इक्वली, मतलब बहुत पास में प्लेस है एकदम, मतलब एंगल की वैल्यू बहुत ही छोटी है। तो एक तरीका तो वही स्टैंडर्ड कि आप क्या करो, कोई भी आर लेंथ लेकर आर्क कर दो। बट अगर मुझे इन्हीं के टर्म्स में चाहिए तो एक चीज और भी होती है। बेसिकली मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं। अगर ये वाला एंगल कुछ तो फाई है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? L3 cos फाई। एंड जब दो लाइंस बहुत पास में प्लेस्ड हैं तो जो आर्क की लेंथ है और वो लेंथ ऑलमोस्ट सेम होती है। इन दिस केस आई कैन से दिस थीटा इज इक्वल्स टू L3 cos फाई बाय ये डिस्टेंस कितना है? L1, ठीक है। L1 या फिर L2 माइनस L3 cos फाई, कुछ भी बोल सकते हैं उसको, सेम ही चीज आ जाएंगी वो। सो इन जनरल बताने का मकसद क्या था, जब भी दो लाइंस अगर हमें दी हो और उनके बीच का प्लेन एंगल निकालना हो तो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर टाइप में एक जो सरफेस आएगी उसकी लेंथ अपॉन इसकी रेडियस को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्लेन एंगल। डन। अब यहां से आते हैं हम लोग सॉलिड एंगल पर। सॉलिड एंगल की डेफिनेशन क्या है? पहली चीज, अब सॉलिड एंगल, जैसे प्लेन एंगल दो लाइंस के बीच में होता है, सॉलिड एंगल किसी भी 3D सरफेस टाइप में होता है। जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हम क्या लेते हैं? कोन। एक कोन ले लिया। बेसिकली प्लेन एंगल के अंदर हमारे पास दो लाइंस थी, हमने दो लाइंस को ऐसे मूव किया। सॉलिड एंगल के अंदर एक कोन होता है, जिस कोन का आप रेडियस बढ़ाते जाओ, ऐसे करते जाओ, तो ये वाला जो पार्ट होता है यहां पर, तो हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे प्लेन एंगल इज एंगल बिटवीन द लाइंस, सॉलिड एंगल इज एंगल सबटेंडेड बिटवीन अ क्लोज सरफेस। इट इज डिफाइंड एज, इट इज अ रेशियो ऑफ, अगर यहां से मैं आर रेडियस पे एक स्फीयर बना दूं, अगर एक आर रेडियस पे स्फीयर बना दूं, ये तो काफी आगे तक जा रहा है, तो बेसिकली ऐसा एक स्फीयर बनेगा। इस स्फीयर का जो ये वाला पार्ट होगा ना, एक कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब वहां पर एक ऐसा लेंस टाइप होता है, कॉनकेव मिरर टाइप, कॉनकेव मिरर टाइप ऐसे एक सरफेस ही बन जाएगी। तो उस सरफेस का एरिया अपॉन इस रेडियस का स्क्वायर, यहां पर इस सरफेस का एरिया अपॉन दिस रेडियस का स्क्वायर अगर हम बात करें, तो सॉलिड एंगल को इससे तो डिनोट करते हैं, ओम वाला साइन जो होता है रेजिस्टेंस का। सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज
एरिया अपॉन आर स्क्वायर, एंड इसकी यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। इसकी यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। नाउ सॉलिड एंगल कहां से कहां तक वेरी करेगा? अगर हम सॉलिड एंगल इनिशियली दो लाइंस को एकदम पास में लेके आ जाएं तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 0। सॉलिड एंगल इज 0। इसको बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, यहां तक पहुंच गया तो हेमीस्फीयर का वो कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 2 पाई। इसको और बढ़ाते जाएंगे तो पूरे स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज 4 पाई। तो सॉलिड एंगल 0 से लेकर 4 पाई तक वेरी करता है। ठीक है, इसके और छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल कि वो जो कॉर्नर है, इस रूम का जो कॉर्नर है, उस कॉर्नर से अगर मैं इस रूम की तरफ आऊं तो एक सॉलिड सा पार्ट हो गया। वो कितना सॉलिड एंगल है? वो जो सॉलिड एंगल है वो कितना सॉलिड एंगल है? दैट कॉर्नर इज सबटेंडिंग कितना सॉलिड एंगल? 4/3 पाई। कहां से आया? तो 180 नहीं बोलना है हमको, पहले हो तो पाई में ही बोलना है, यहां डिग्री विग्री नहीं होगी। वाई पाई, गलत बात। ट्रायंगल का एरिया क्यों आएगा? पूरी कर्व सरफेस होती है। देखो मेन चीज क्या होती है? पाई बाय 2, पाई बाय 2। तो तुमने सॉलिड स्टेट पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा अब तक? अगर तुमने सॉलिड स्टेट पढ़ लिया फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया। सॉलिड स्टेट में आता है अगर एक स्फीयर को यहां से कट कर दो, आधा आधा कट गया, फिर उसके बाद दो पार्ट में कट गया, और तीसरा एक लाइन, ये पहली लाइन ये थी, दूसरी लाइन सेंटर वाली वो ये आ गई, और तीसरी लाइन एक बार ऐसे कट किया, एक बार ऐसे कट किया। बेसिकली एक बार इस प्लेन में कट कर दो, एक बार इस प्लेन में कट कर दो, और एक बार इस प्लेन में कट कर दो। 3 बार कट करोगे। तो अभी फिलहाल जो हमने कट किया है यहां पर जो है ना 1 2 3 4, अब इसी के साथ जो सर्कल वाला ऐसा प्लेन और कट करेंगे तो 8 हो जाएगा। बेसिकली यहां भी देख सकते हो, अगर मैं स्फीयर को कंप्लीट करने की कोशिश करूं तो स्फीयर का एक पार्ट यहां पर आ गया और एक इसके बाजू वाले कमरे में आ गया, एक पार्ट इसके बाजू वाले कमरे में आ जाएगा 3, और एक उसके बाजू वाले 4। तो इसी प्लेन में हो गए। फिर इसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर भी 4 आ जाएंगे। दैट कॉर्नर विल बी डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल रूम्स, जो कि तुम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो कि जो कॉर्नर वाला जो होता है उसका पार्ट कितना होता है? 1/8। सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो। तो यहां पर भी अंदर जो एरिया आएगा वो कितना आएगा? 1/8, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर का 1/8 मतलब पाई आर स्क्वायर बाय 2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एक कॉर्नर जो है एक रूम के अंदर कितना है सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा? पाई बाय 2 स्टेरेडियन। एक एज जो है वो कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा? पाई। क्यों? ये 4 रूम में शेयर हो रहा है। अगर यहां पर एक स्फीयर होता तो बेसिकली उस तरह से हो गया जैसे हम एप्पल को कट करते हैं ना, ऐसे और ऐसे, तो 4 पार्ट में कट गया यहां पर। तो एक इस रूम में, एक इसमें, और एक उधर और एक उधर, 4 में। तो एक एज जो है वो कितना एंगल सबटेंड करेगा? पाई। एक वॉल कितना सबटेंड करेगी? 2 पाई। इस वॉल की वजह से स्फीयर होता तो आधा अंदर और आधा उधर, 2 पाई। तो हमें ये आइडिया होना चाहिए रफ रफ कि कैसे कैसे सॉलिड एंगल निकालते हैं। इसके अलावा और कुछ केसेस आएंगे जहां पर हमें सॉलिड एंगल निकालना होगा, जैसे रब करूं, एक सिंपल सा केस अगर तुम्हें दे दिया जाए, एक डिस्क है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत हेल्प करेगी। एक डिस्क है और इस डिस्क की रेडियस है कुछ तो रेडियस है, और इस डिस्क के सामने एक पॉइंट रखा हमने, और उस पॉइंट पर हमें निकालना है कि ऑब्वियसली ये डिस्क जो होगी एक सॉलिड एंगल सबटेंड कर रही होगी डिस्क। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तुमसे, अगर ये प्लेन एंगल थीटा है, अगर ये प्लेन एंगल थीटा है तो इस डिस्क की वजह से यहां सॉलिड एंगल कितना सबटेंड हो रहा है?
यहां पर डिस्क की रेडियस देने की कोई जरूरत नहीं है, डिस्क से उसका डिस्टेंस देने की भी कोई जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई भी चीज जरूरत नहीं है। इससे पहले तो मैं एक चीज बता दूं, मैं मान लो अगर ऐसा एक चीज होती, दो लाइंस हैं जस्ट लाइक प्लेन एंगल, और ये जो कोन है ना वो इस टाइप में है थोड़ा सा, सच दैट ये रेडियस है R1, ये रेडियस है R2, और ये एंगल बहुत छोटा है। इस बहुत छोटे से एंगल को, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अब यहां पर इस टाइप का कोन है, ध्यान देना ये। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने वहां किया कि दो जो सरफेसेस हैं जो बहुत आसपास में आ रही हैं, इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक सरफेस बना लो। बना दी? ये वाली जो सरफेस थी और ये वाली जो सरफेस है, इनके बीच का अगर प्लेन एंगल थीटा होता, ये एरिया अगर ए होता, तो ये वाला एरिया कितना हो जाता? ए कॉस थीटा। और इस परपेंडिकुलर एरिया को अगर मैं रेडियस के 1 से स्क्वायर से डिवाइड कर देता, तो ये चीज सॉलिड एंगल निकल के आ जाती। क्या? पाई? नहीं समझा? इसका सॉलिड एंगल नहीं समझ में आ रही है बात? ये क्या किया हमने? अगर किसी को ना समझ में आई तो बताओ ये चीज क्या हुई है। अब हम इसी का यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब इसका सॉलिड एंगल कैसे कैसे निकाला जा सकता है, तुम्हारे माइंड में क्या क्या आ रहा है? किसको? इस वाली लेंथ को अगर हम R मान लेते हैं, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल गलत बात, क्या ये एंगल छोटा है? ये एंगल बहुत बड़ा है। ये क्या चीज? ये R है, तो क्या कार कॉस थीटा हो जाता? ये R है, तो ये लेंथ बोल रहे हो, कौन सी लेंथ बोल रहे हो? ये वाली लेंथ R कॉस थीटा नहीं होगी। R बड़ा होता है कि R कॉस थीटा बड़ा होता है? R बड़ा है, बट यहां तो ये चीज बड़ी है। ध्यान रखना, दिस कॉस थीटा इज R, ना कि R कॉस थीटा इज दिस। थोड़ा ध्यान रखना। तो अगर मैं इसको R मान रहा हूं, तो मुझे इसको R कॉस थीटा बोलना चाहिए, बट जरूरत ही नहीं है इन चीजों की। अब क्या करा जाए? हाँ, तो अब ध्यान दो कैसे करते हैं इन चीजों को। सुनो, अब इसकी डेरिवेशन ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट सी डेरिवेशन है। क्या बोला था मैंने? थीटा। ध्यान दो, अब तो करना क्या है हमें। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां से फाई के बाद एक डी फाई की स्ट्रिप ले लूंगा। क्यों ली मैंने ये चीज? क्योंकि इस रिंग के ये जो स्ट्रिप सी है ना, इस स्ट्रिप के हर पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस सेम है, और मैं कुछ एरिया निकाल दूंगा। अगर मैं स्ट्रिप का एरिया निकाल पाया, तो दिस एरिया बाय R स्क्वायर से कौन सा सॉलिड एंगल निकल के आ जाएगा? ये वाला जो सॉलिड एंगल है ना, ये वाला। ये वाला जो सॉलिड एंगल है ना, ये निकल के आ जाएगा। और मैं ऐसे छोटे छोटे सारे सॉलिड एंगल को अगर मैं ऐड कर दूं, तो नेट सॉलिड एंगल आ जाएगा। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, एक जनरल एलिमेंट ढूंढकर उसकी वजह से सबटेंड किया हुआ ये छोटा सा सॉलिड एंगल निकालना। ये कैसे निकलेगा? अब अगर हम इसको ढंग से देख पाए, मैं इस वाले फिगर को 2D फिगर में बना रहा हूं। ये एंगल मैंने फाई लिया, आई होप समझ में आ रहा है कौन सा लिया है। ये चीज क्या ली है मैंने? डी फाई ले ली। अगर ये डिस्टेंस डी होता, या जेड मान लेते हैं कुछ, तो अगर ये डिस्टेंस जेड होता, तो पहले सुन लो, बाद में नोट करते रहना आराम से। अगर ये जेड होता, AC इज इक्वल टू, सब लोग पार्टिसिपेट क्या करो, ये जेड है, इधर जा रहे हैं हम लोग। देखो, जब बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो कॉस फाई होता है, छोटे से बड़े की तरफ आते हैं तो बाय कॉस फाई होता है, कॉमन सेंस है वो। तो AC इज इक्वल टू जेड बाय
कॉस फाइव, और ए इज इक्वल टू जेड बाय कॉस फाइव इंटू डी फाइव। और इस टाइम पर हमें ए बी नहीं निकालना है। क्यों? जब हम ये सॉलिड एंगल निकालेंगे तो इस सॉलिड एंगल के लिए हमें यही चीज चाहिए होती है, ये वाला एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर ये वाला एरिया कैसे आएगा, बेसिकली इस एरिया का इधर वाला कंपोनेंट चाहिए हमको, तो ये लेंथ चाहिए इनटू इसका सरकमफेरेंस चाहिए। ये लेंथ कितनी हो गई, जेड बाय कॉस फाइव इंटू डी फाइव, इनटू ये जो सर्कल जो है इस सर्कल का सरकमफेरेंस चाहिए। इस सर्कल का सरकमफेरेंस कितना आएगा, 2 पाई इंटू ये रेडियस, छोटा आर बोल देंगे इसको। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई इंटू छोटा आर। अब छोटा आर कैसे निकल के आएगा, छोटा आर अपॉन जेड इज इक्वल टू tan फाइव, तो छोटा आर इक्वल टू जेड tan फाइव। सो जो एरिया था, ये जो स्ट्रिप का जो एरिया जो हमें निकालना था वो क्या था, z बाय कॉस फाइव इंटू डी फाइव, z बाय कॉस फाइव इंटू डी फाइव, ये तो होगी लेंथ, इंटू सरकमफेरेंस 2 पाई z tan फाइव। हाँ एक मिनट, यस। सो हम क्या बोल रहे थे, हाँ क्या चीज, हाँ वही समझा रहा हूं, ए ई और बराबर नहीं है, किसने कहा बराबर है। देखो ऐसा होता है, अगर मुझे एरिया चाहिए, अभी मैंने क्या कहा था, एरिया मुझे कौन सा चाहिए, परपेंडिकुलर वाला, एरिया परपेंडिकुलर वाला चाहिए। मतलब देख ये एक स्ट्रिप है, ऐसी स्ट्रिप है, मुझे देखना है कि इस स्ट्रिप के सामने इस पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड, कितना एरिया सबटेंड किया। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या सीखा था, अगर मैं यहां से जाऊं और ये ऐसे जाऊं, सिमिलरली यहां पर जाऊं और ऐसे जाऊं, अगर मैं यहां से कोई भी आर रेडियस पे एक स्फीयर बनाता तो मुझे कौन सा एरिया चाहिए था, मुझे ये वाली लेंथ चाहिए थी इनटू ये सरकमफेरेंस एरिया चाहिए था। समझ में आ रही है बात। सो इन शॉर्ट मुझे चाहिए क्या, ये तो सरकमफेरेंस चाहिए और ये वाली लेंथ चाहिए, ये लेंथ नहीं चाहिए, ठीक है ना, बल्कि ये लेंथ बड़ी होगी और ये लेंथ छोटी होगी। अगर यहां पर होता तूने क्या बोला, ए बी और ए ई बराबर है, गलत बात, बल्कि अगर ये फाई है तो ये भी फाई होगा, अगर ये ए ई है तो ये ए ई बाय कॉस फाई हो जाएगा और बड़ी हो जाएगी लेंथ। बट हमें ए ई ही चाहिए, ए ई इंटू ये सरकमफेरेंस एरिया, तो उससे क्या होगा, सरकमफेरेंस इंटू दिस, ये इस पूरी स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। तो वो क्या होगा, यहां से अगर मैं यहां पर जाऊंगा तो वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये सॉलिड एंगल निकल के आ जाएगा जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो इस वाले सॉलिड एंगल के लिए वंस अगेन हमें क्या चाहिए, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। एरिया में क्या चाहिए, ए ई अपॉन इसका स्क्वायर। ए ई की वैल्यू कैसे आई, जेड बाय कॉस फाइव इंटू डी फाइव, जेड बाय कॉस फाइव इंटू डी फाइव, ए ई इंटू सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस आ गया 2 पाई इंटू जेड tan फाइव, ये आ गया इसका एरिया, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, और ये रेडियस कितनी है, डी बाय कॉस फाइव। सो इन शॉर्ट अगर मैं छोटा सा सॉलिड एंगल की बात करूंगा वो हो जाएगा जेड बाय कॉस फाइव इंटू डी फाइव इंटू 2 पाई जेड tan फाइव अपॉन आर स्क्वायर। ये आर क्या है, ये डी था तो वो कितना है, डी बाय कॉस फाइव, सॉरी जेड था वो जेड बाय कॉस फाइव का स्क्वायर। ये चीज समझ में आई सबको, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये हो गया छोटा सॉलिड एंगल। ऐसे सारे सॉलिड एंगल को मैं अगर ऐड कर दूं कहां से कहां तक, बेसिकली मुझे सारे छोटे छोटे सर्कल कवर करने हैं। अगर मेरी फाई की वैल्यू 0 हो जाए, अगर फाई की वैल्यू 0 हो जाए तो ये वाला सर्कल आ जाएगा, 10 डिग्री पे ये वाला सर्कल, 20 पे ये वाला सर्कल, 30 पे ये वाला सर्कल, और थीटा पे लास्ट वाला सर्कल। सो यहां पर 0 से लेकर थीटा तक जाएगी वैल्यू। अब देखना है कितना आसान है, अगर हम यहां पर देखेंगे इस पूरे को, ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर दिया तो टोटल जो सॉलिड एंगल निकल के आएगा वो एक जेड से एक जेड कट जाएगा तो एक जेड बच जाएगा, और एक जेड ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और अंदर भी कट जाएगा पूरा। यहां cos फाई से cos फाई कटेगा, एक cos फाई ऊपर आ जाएगा, और यहां sin बाय cos फाई वो भी कट जाएगा तो sin फाई आ जाएगा बस। सो 2 पाई इंटू साइन फाई
डी फाई का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू थीटा। तो यहां से देखकर क्या आएगा, सॉलिड एंगल विल बी इक्वल्स टू, जब लिमिट लगाएंगे सो 2 पाई साइन फाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस फाई, और लिमिट्स कहां से कहां तक लगेगी, 0 से लेकर थीटा तक, तो याद आएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो इन शॉर्ट, अगर तुम्हें डेरिवेशन समझ में आ गई हो तो वेल एंड गुड, इंजीनियर वालों को तो समझना ही समझनी है, डेरिवेशन कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेडिकल वालों को अगर डेरिवेशन समझ में आ गई हो तो वेरी गुड, नहीं आई हो तो ये रिजल्ट तो रट डालो कि अगर कोई भी एक डिस्क है, उस डिस्क से किसी भी डिस्टेंस दूर अगर वो डिस्क प्लेन एंगल थीटा सबटेंड कर रही है, तो वो जो सॉलिड एंगल होगा वो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा। डन, ये रट डालो बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एकदम, अगर नीट में आएगा वो सीधे डिस्क दे देंगे, डिस्टेंस दे देंगे और बोलेंगे निकालो सॉलिड एंगल। डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है तुमको यहां पर। अगर कोई भी एक डिस्क है, इस डिस्क के सामने इसकी पेरीफेरी ने अगर कोई प्लेन एंगल थीटा सबटेंड कर दिया, तो वो जो सॉलिड एंगल होगा वो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। डायमेंशंस क्या होती हैं सॉलिड एंगल की? डायमेंशंस ऑफ सॉलिड एंगल डायमेंशनलेस, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर भी मीटर स्क्वायर नीचे भी मीटर स्क्वायर। डायमेंशन लेस बट नॉट यूनिटलेस, यूनिट है डायमेंशंस नहीं है। क्यों पढ़ा हमने ये सब सॉलिड एंगल, क्यों पढ़ा? नाउ अगर तुमसे पूछा जाए एक स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, और इसके सेंटर पे एक चार्ज है क्यू, और तुमसे एक चीज निकालने के लिए पूछी जाए, ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए मतलब अगर मैं यहां पर जाऊं और एक बहुत छोटा सा एरिया लूं, तो इस पॉइंट पर, इस स्फीयर के छोटे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का अगर मैं डॉट लूं तो क्या वैल्यू आएगी? नाउ एरिया इज स्केलर और वेक्टर। अगर एरिया वेक्टर है तो एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? तो अब ध्यान देखना, दोज हु डोंट नो, किसी भी एरिया के लिए, मान लिया ये एरिया है, एक्चुअली एक एरिया नहीं दो है, एक इधर भी और एक इधर भी है, इसके लिए परपेंडिकुलर इधर है और इसके लिए परपेंडिकुलर इधर है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो इधर है और इस वाले का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, एरिया के हिसाब से। नाउ अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पर ई डॉट डी ए निकालो फॉर दिस सरफेस, तो हम क्या करेंगे, ई इधर है, डीए को या फिर ये वाला ई लें या फिर ये वाला लें, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं आउटवर्ड एरिया को डीए ले लो। सो इस छोटे से पार्ट के लिए ई और डीए का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? इसकी वजह से यहां पर फील्ड कितनी होगी? इसकी वजह से अगर ये डिस्टेंस आर है, एक पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से यहां पर फील्ड कितनी होगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर किस डायरेक्शन में होगी? आउटवर्ड। इस बहुत छोटे सा जो एरिया है वो कितना है? डीए है। तो जब ए डॉट बी लेते हैं क्या होता है? ए का मॉड, बी का मॉड और इनके बीच का एंगल। ए का मॉड कितना हो गया? के क्यू बाय आर स्क्वायर। बी का मॉड कितना हो जाएगा? डीए। इनके बीच का एंगल कितना है? फील्ड भी इधर, एरिया भी इधर, cos 0, cos 0 इज 1। तो ये इस छोटे से एरिया की वजह से डॉट निकल के आ गया, एरिया आ गया। सिमिलरली किसी दूसरे छोटे से एरिया जो है उस पर भी डॉट निकल के आ जाएगा, किसी तीसरा वाला जो है इसकी वजह से भी निकल जाएगा। ऐसे जब हम छोटे छोटे सारे ऐड करेंगे, मान लिया ये एरिया ले लिया DA1, ये एरिया हो गया DA2, अगले की वजह से आएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर DA2 एंड सो ऑन। इन सब में अगर मैं के क्यू बाय आर स्क्वायर को कॉमन निकाल दूं, DA1 प्लस DA2 एंड सो ऑन, ये सारा एरिया कितना हो जाएगा? ए मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, सो के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, के की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्या आया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ये चीज क्या हुई, अगर हमने इस पूरी क्लोज सरफेस से ई डॉट डीएस निकाला, तो पहली चीज यहां पर आती है कि जो हमने वर्ड की बात की थी ई डॉट
डी ए, ये चीज है क्या? इसको एक नाम दिया गया है, क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर किसी भी एरिया पर कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी तो परपेंडिकुलर थी, अगर इधर ना होती इधर होती तो हम ई और एरिया और इनके बीच का एंगल लगा देते। सो ई डॉट डी ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस सरफेस के लिए हर पॉइंट पर अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, वो कितना निकल के आ गया? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब सुनो जरा, पहले गॉस लॉ क्या है? गॉस लॉ कहता है कि चाहे सरफेस का शेप कैसा भी हो और इसके अंदर चार्ज कहीं पर भी हो, मान लिया Q1, सुन लो पहले भाई, माइनस Q2, Q3, Q4, माइनस Q5, Q6, किसी भी सरफेस के लिए अगर इस सरफेस के हर पॉइंट पर मैं नेट आउटवर्ड फ्लक्स निकालूं, मतलब यहां का फ्लक्स, यहां का फ्लक्स, हर जगह का नेट फ्लक्स, और यहां का जब मैं फ्लक्स निकालूंगा तो यहां पर जो फील्ड होगी वो किसकी वजह से? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q सबकी वजह से फील्ड होनी चाहिए वो। अगर सबकी वजह से फील्ड निकल के मैं फील्ड और डॉट एरिया करूं और ऐसे हर छोटे छोटे फ्लक्स को नेट ऐड कर दूं, तो नेट फ्लक्स किसी भी सरफेस के लिए, इंटीग्रेशन का मतलब नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू, फॉर दिस केस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इन शॉर्ट Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो गॉस लॉ ने क्या कहा? सरफेस का स्फेरिकल होना जरूरी नहीं है, चार्ज सेंटर होना जरूरी नहीं है, किसी रैंडम शेप की सरफेस हो, उसके अंदर कोई भी रैंडम चार्ज हो, कहीं कहीं भी पड़ा हुआ हो, नेट फ्लक्स आउटवर्ड जो होगा वो Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा, जिसको हमें प्रूफ करना है, जिसको हमें प्रूफ करना है। अभी इस चीज के लिए वेरीफाई किया इसको, एक स्फेयर के लिए जहां पर चार्ज एक ही था, जो कि बाहर था ही नहीं, और अंदर एक ही चार्ज था, उसकी वजह से हमने इसको वेरीफाई कर लिया। अगर मैं इसे यहां से यहां रख दूं तो मैं वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा अभी। अब मुझे एट रैंडम करना है किसी भी सरफेस के लिए, ठीक है? तो पहले इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दो कि स्कूल के अंदर करना है, अगर मान लो गॉस लॉ आ जाए तो यही करना है बोर्ड्स में, स्फेयर सेंटर पे चार्ज इनफ, बट एक्चुअली वो इनफ नहीं है कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए। तो अब मान लो सरफेस कुछ तो रैंडम शेप की है और इसके अंदर सिर्फ एक चार्ज मानते हैं पहले, कि यहां पर कुछ तो चार्ज है Q1 और इसकी वजह से मुझे फ्लक्स निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से कोई एक सरफेस लूंगा छोटी सी, ये सरफेस हो गई DA1, इसके अंदर एरिया इधर आएगा DA1, इसकी वजह से फील्ड जो होगी वो इधर आएगी E1, और ये एंगल कितना है? θ1। सुन लेना पहले। नेक्स्ट, ऐसे ही इन जनरल एरिया है DA2, D मतलब छोटा, फील्ड है E2 और डिस्टेंस है θ1, इसको मान लो R2 R1। ऐसे ही इन जनरल कोई भी मैंने एलिमेंट और ले लिया, इसके लिए एरिया लिखा हो गया D ऑफ AN जनरल EN थीटा एन। अगर मैं इस पॉइंट की वजह से फ्लक्स की बात करूंगा, इस पॉइंट से आपको मैं फ्लक्स आएगा यहाँ पर, इसकी वजह से फील्ड रहेगी E1 की वैल्यू कितनी है? KQ बाय, तो साथ क्यू मान लो KQ बाय R1 स्क्वायर, तो KQ बाय R1 स्क्वायर, ठीक? एरिया कितना है? DA1 और एंगल कितना है? प्लस KQ बाय R2 स्क्वायर DA2 और एंड सो ऑन KQ बाय RN स्क्वायर DAN cos थीटा। ये हो गया नेट फ्लक्स, और फ्लक्स को हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है? नेट फ्लक्स कितना हो गया? अब इन सब में कॉमन क्या है? K और Q को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या रहेगा? DA1 cos θ1 बाय R1 स्क्वायर
cos थीटा 1, मतलब इसका इधर ये परपेंडिकुलर का एरिया अपॉन r1 स्क्वायर, ये वाला थर्ड एंगल हो गया। DA2 के साथ ये वाला थर्ड एंगल हो जाएगा, DAN के साथ ये वाला थर्ड एंगल हो जाएगा। ऐसे जब हम सारे थर्ड एंगल को ऐड कर देंगे, ऐड करते करते पूरा थर्ड एंगल कितना बन जाएगा 4 पाई 4 पाई, जिसकी 4 पाई बन जाएगी k क्यूब 4 पाई। k की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 4 पाई क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। इतना अच्छा प्रूफ किया है कि वाव वाली भी ना बैठ, ठीक है ना। क्यों बैठ ये कोई रैंडम शेप है, ऐसे रैंडम शेप नहीं है ना, तो स्क्वायर में होगा एग्जैक्टली होगा। तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शेप ऑफ सरफेस है ना वो जरूरी नहीं है। जो हम एनसीईआरटी के अंदर पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं कि स्फेरिकल सरफेस एंड चार्ज एट सेंटर, और उसको जनरलाइज कर देते हैं कि चार्ज कहीं पर भी हो तो भी वैलिड है, शेप कुछ भी हो तो भी वैलिड है। इसका प्रूफ होना चाहिए हमारे पास कि प्रूफ है शेप कुछ भी हो सरफेस का, और चार्ज यहाँ रखा मैंने, चार्ज कहीं भी रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही आएगा। इसी केस के अंदर आप ध्यान देना, अगर वही चार्ज बाहर होगा, अगर वही चार्ज बाहर होगा क्यों, और मैं इसकी वजह से फ्लक्स निकालता तो उसमें क्या था, जब मैं ये वाला एरिया लेता, ठीक है ना, तो इस केस में हो गया। एक बात ध्यान देना, अगर ये सरफेस ऐसी है और हीट इधर जा रही है, एरिया अगर मैं अंदर वाला एरिया लूंगा तो माइनस हो जाएगा, और बाहर वाला एरिया लूंगा तो प्लस। क्यों, अंदर वाले एरिया के लिए फील्ड इधर है, एरिया इधर है, इनकी दिशा अगर 180 डिग्री, cos 180 क्या होता है माइनस 1 आ जाएगा। अगर मैं सेम डायरेक्शन में ले लूं तो क्या होता है cos 0 क्या होता है 1, या तो प्लस आ गया तो माइनस आएगा। तो हम प्लस माइनस को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम प्लस माइनस कभी लगाएंगे ही नहीं, हम ये बोलेंगे इनवर्ड आउटवर्ड। इस टाइम पर फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है अंदर, और इस सरफेस से राइट में जा रही है, तो हम बोलेंगे राइट साइड में प्लस जा रहा है, तो राइट साइड में प्लस जा रहा है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव है। तो हम इनवर्ड और आउटवर्ड देखते हैं, आउटवर्ड को पॉजिटिव और इनवर्ड को नेगेटिव। इन दिस केस अगर मैं इस सरफेस की बात करूंगा, हम हमेशा आउटवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो अब यहाँ पर फील्ड की वजह से प्लस अंदर जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा नेगेटिव। और जब मैं इस एरिया की बात करूंगा तो यहीं पर बाहर जाएगा, तो वहां कितना हो जाएगा पॉजिटिव। जब मैं इसका एंगल लूंगा तो एंगल आएगा कुछ, तो जब उसका लूंगा तो भी एंगल आएगा, तो जितना सॉलिड एंगल प्लस में आएगा उतना ही माइनस में आएगा, तो इसकी वजह से प्लस कितना हो जाएगा 0। सिमिलरली जब मैं कोई भी दूसरी सरफेस लूं तो अब इन दोनों की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कभी ऐसा भी ले लूं, कभी सरफेस ऐसे भी आता है, अब क्या होगा, इन दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर पॉइंट जो है आउटसाइड है तो उसकी वजह से प्लस हमेशा 0 ही आना है नेट का। तो मेन चीज क्या होगी यहाँ से, अब अगर कभी भी कोई भी सरफेस हो तो कंक्लूड करने के ध्यान में क्या लेना, कोई भी सरफेस हो किसी भी रैंडम शेप की, अगर अंदर चार्ज Q1 Q2 और -Q3 है, माइनस का ध्यान देना, बाहर -Q4 है, Q5 है और Q6 है, तो अगर मैं पूछूं कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है, तो नेट आउटवर्ड का, या फिर इसको हम E डॉट dA का इंटीग्रेशन भी लिख देते हैं, इट इज इक्वल टू Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट भी होना चाहिए, और Q एनक्लोज इस टाइम पर कितना है Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 होल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर ये सारे के सारे चार्जेस का जो सम है पॉजिटिव में आ जाए तो फ्लक्स पॉजिटिव में ही आएगा, नेगेटिव में आ जाए तो फ्लक्स नेगेटिव में आएगा। फ्लक्स पॉजिटिव का मतलब आउटवर्ड, प्लस नेगेटिव का मतलब इनवर्ड। समझ में आ रही बात? तो दिस गोस ओवर फॉर एनी रैंडम शेप बॉडी, चार्जेस कहीं कहीं पर भी कुछ भी हो, हम उसके बारे में क्या क्या बोलेंगे। अब देखो, प्रूफ्स को ऐसे पता होना चाहिए ना, तो जनरली होता है कि एग्जाम में नहीं आते प्रूफ्स, बट जिसके प्रूफ पता है ना तो 10 क्वेश्चन के रीजन खुद दे सकता है अपने दम पर, ये पता होना चाहिए। इसमें मैंने ये बोला भाई शांत रहना, अगर चार्ज बाहर है सेम डायरेक्शन में यहाँ भी करूंगा, सेम डायरेक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा,
अगर चार्ज यहाँ पर आ गया और मैंने क्या किया, एक सरफेस तो ये ले लिया और एक सरफेस ये ले लिया, इसको नाम दे दिया A1, इसको दिया A2, तो इसके लिए लिखूंगा वही प्लस, तो क्या आएगा KQ/R1 स्क्वायर, KQ/R1 स्क्वायर इनटू A1 इनटू cos थीटा 1। बट यहाँ पर क्या होगा, इसका जो अगर एंगल इधर है और E इधर है, इधर cos थीटा 1, तो इधर A2 के लिए लिखूंगा KQ/R2 स्क्वायर A2 cos थीटा 2। A2 के लिए E इधर है और ये इधर है। एक्चुअली एंगल जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो हम लोग इसका लिखेंगे यहाँ पर A1 है ना, पाई माइनस इतने इसको, तो बेसिकली ये माइनस की जाएगी। तो मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो ये जाएगा KQ/AQ माइनस ऑफ A1 cos थीटा 1 by R1 स्क्वायर प्लस ऑफ A2 cos थीटा 2 by R2। अब ये चीज क्या है, ये वाला सॉलिड एंगल माइनस में और वो चीज क्या है, सेम सॉलिड एंगल प्लस में, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से हर चीज जब भी कोई भी मटेरियल होगा, अगर वो यहाँ से जाएगा तो यहाँ से भी जाएगा या फिर बाहर भी निकल जाएगा टच करके, तो एरिया आएगा। इसको हम वेक्टर गेम में लेते हैं। तो अगर कोई भी एरिया एंटर करेगा तो एंटर करना ही करना है, वो दोनों आपस में पेयर वाइज कट करते चले जाएंगे, नेट फ्लक्स हो जाएगा। अब देखते हैं कि हमने गॉस लॉ सीखते क्यों है। परपेंडिकुलर A1 ये वाला हाँ है एकदम आएगा। देखो एक सर्कुलर एरिया है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे करना है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया के बीच में कुछ एंगल है, ठीक है ना, तो कोई भी दो लाइन हो परपेंडिकुलर, इनके यहाँ पे दो परपेंडिकुलर है, ऐसी दो लाइन बनाती जाए। और अगर इसके परपेंडिकुलर ये है, एक लाइन ये बनाई और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन बनाती है, तो जो इन दोनों के बीच में एंगल है, क्या वही एंगल इन दोनों के बीच में नहीं होगा। ऐसे मैंने एक लाइन के थीटा पे मूव किया और यहाँ से थीटा पे मूव कर दिया, सिमिलरली यहाँ पर है। अगर मैंने ये एरिया था और ये D1 था, एरिया से किसी एंगल पर एक लाइन है जो कि E के परपेंडिकुलर है, सिमिलरली यहाँ से भी एक लाइन है जो कि यहाँ पर आ गई, तो बेसिकली जो एंगल यहाँ पर आ गया, जगह ये थीटा है, ये कितना है 90। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो हाँ ये एंगल कितना है, वर्टिकल एंगल 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो नॉर्मल थीटा नहीं बचता है। ये दूसरी बात ये ना, दो परपेंडिकुलर चीज है, दोनों को थीटा से घुमा देंगे तो ये चला जाएगा। तो टू बी कंक्लूड करने के बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, गॉस लॉ। व्हाट इज गॉस लॉ? नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू नेट प्लस आउटवर्ड। हाँ बेटा, नेट प्लस आउटवर्ड। एक सिंपल सा क्वेश्चन ये एग्जाम में है कि मान लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 4x² i कैप
और हमने एक क्यूब ले लिया, जो कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, कितने माना है, 3a पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। अगर मैं बोलूं इस बॉक्स के अंदर कितना चार्ज है, तुम निकाल सकते हो, फाइंड द चार्ज विद दिस क्यूब। तो गॉस लॉ क्या कहता है, नेट फ्लक्स इज q by epsilon naught। तो इन जनरल जब भी हम बात करेंगे फ्लक्स इज q by epsilon naught, q पूछा तो फ्लक्स निकाल सकते हैं, q दिया होगा तो हमें वो फ्लक्स निकालना होगा एंड सो ऑन। उसमें करना कैसे है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रही है x, तो टॉप मोस्ट सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, 0। कैसे हो गया 0, दो रीजन है। पहला रीजन, अगर कोई फील्ड लाइन किसी एरिया को कट नहीं कर रही है, कट करती हुई नहीं जा रही है, तो फ्लक्स 0 ही हो जाता है। यहाँ पर टॉप मोस्ट सरफेस ऐसी है और फील्ड जो ऐसी जा रही है, कट करती हुई नहीं जाएगी, तो फ्लक्स 0। यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं E ऐसा है और उसके लिए एरिया ऐसा है, तो दो परपेंडिकुलर सरफेस, उनका डॉट डिस्टेंस 0। टॉप मोस्ट सरफेस में फ्लक्स 0, बॉटम मोस्ट 0 से राइट, लेफ्ट, फ्रंट है, ठीक है। ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस 0। अब हम बात करते हैं फ्रंट सरफेस। फ्रंट सरफेस से फ्लक्स एंटर कर रहा है या एग्जिट कर रहा है, एंटर कर रहा है। फ्रंट सरफेस से फ्लक्स एंटर कर रहा है कितना, एंटर करता है E इनटू एरिया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 3a, x की वैल्यू कितनी होगी 3a, x की वैल्यू 3a होगी तो कितना हो गया 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर इनटू 4 36, तो 36a स्क्वायर इनटू एरिया, एरिया कितना है a स्क्वायर। ये तो कितना हो गया प्लस एंटरिंग, ठीक है। एंटर वाले को माइनस कर दिया करो हमेशा। फिर सब बात करेंगे यहाँ से जो हो रहा है वो एग्जिट हो रहा है, एग्जिट कितना हो रहा है, राइट साइड में जो फील्ड है a स्क्वायर इनटू एरिया a स्क्वायर, इतना एग्जिट कर रहा है। तो दिस इज द नेट फ्लक्स गोइंग आउटवर्ड, एंड नेट फ्लक्स गोइंग आउटवर्ड इज इक्वल टू q by epsilon naught। तो q इनसाइड द q कितना हो गया 28 का 4, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का थर्ड एग्जांपल है, वैल्यू थोड़ी चेंज कर दी है, बेसिक एग्जांपल है। तो समझो उस चीज को कि फ्लक्स को रिलेट कैसे किया जाता है। हमने साइन कन्वेंशन की बात की कि जब भी कोई सरफेस है, अगर हम यहाँ पे सरफेस के लिए बोलेंगे इन जनरल ध्यान रखना, कभी क्यों के लिए एग्जिट को पॉजिटिव ले लिया तो एंटर को नेगेटिव ले लिया, या फिर एंटर को पॉजिटिव ले लिया। अब इसकी कुछ यूजेस होंगे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, वो सब यहाँ से मैं किसी सिंपल तरीके से कर जाएगा। अगर एक वायर है हमारे पास जो कि इनफाइनाइटली अपार्ट, ऊपर से जा रहा है, नीचे भी इनफाइनाइट जा रहा है, और लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसकी वजह से डी डिस्टेंस पर फील्ड कितनी होगी, इसकी वजह से डी डिस्टेंस पर फील्ड कितनी होगी, हमने देखा था k लैम्डा बाय d cos थीटा प्लस cos थीटा टू sin थीटा माइनस sin थीटा। तो यहाँ पर sin थीटा वाले टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि एंगल डिस्टेंस 0 0, तो k लैम्डा बाय d इनटू 2 आता है, तो k क्या आता है 1/4 पाई, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d। इन यहाँ पर निकल के आता है उस केस में। इस केस में हम क्या करेंगे, तो हमें d डिस्टेंस चाहिए। अब ध्यान देना, अब हमें गॉसियन सरफेस लेनी होती है। वो गॉसियन सरफेस कैसी ली जानी चाहिए, देखो वैसे तो गॉस लॉ इज वैलिड फॉर एनी जनरल सरफेस, बट इस टाइम पर हम सिमेट्रिक सिचुएशन ढूंढते हैं, क्यों, इसलिए कैसे, वो बात करते हैं। अगर मैं यहाँ से एक सिलेंडर ले लूँ जो कि d रेडियस का है और h हाइट का है, ठीक है, इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, और सिलेंडर यहाँ पर है,
इस सिलेंडर की वजह से जो फ्लक्स बाहर जाएगा, कितना फ्लक्स जाएगा बाहर, टॉपमोस्ट सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर जाएगा, y0। इसलिए इनफाइनाइट है तो हर जगह पर फील्ड जो होगी वो इस डायरेक्शन में जा रही होगी। तो टॉपमोस्ट सरफेस से फील्ड इस तरह जा रही होगी, एरिया कितना हो गया यहाँ पर, परपेंडिकुलर हो गया, टॉपमोस्ट से प्लस 0, बॉटम मोस्ट से प्लस 0 ना। दूसरी चीज, अब इस सिलेंडर में जो यहाँ डी वही, यहाँ डी वही, यहाँ डी बाइसिमेट्रिक, तो इसकी पूरी सरफेस पे फील्ड सेम होगी। और किसी भी सरफेस पे सिलेंडर के इस पार्ट के लिए फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर, इस पार्ट के लिए फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर, यहाँ भी फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर, ई और एरिया भी परपेंडिकुलर भी है। तो कितना आसान हो गया हमारे लिए फ्लक्स निकालना। इस पूरी सरफेस के लिए ई तो बाहर जा रही है जो भी ई है, और एरिया कितना है 2 पाई डी इंटू एच, एरिया हो जाएगा। तो ई इंटू 2 पाई डी इंटू एच, so the net flux going outward, and this net flux is equal to q by epsilon naught। अब lambda चार्ज पर यूनिट लेंथ h हाइट पे कितना चार्ज हो गया, lambda h, चार्ज पर यूनिट लेंथ पे चार्ज आ गया अपॉन epsilon naught, h से h कट किया, e is equal to lambda अपॉन 2 pi epsilon naught। है ना, ये इनफाइनाइट चार्ज की वजह से डी डिस्टेंस पर फील्ड कितनी आती है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। अगली चीज जो है, एक डिस्क की वजह से फील्ड आती है ना, क्या फॉर्मूला आया था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा। या इसलिए अगर कोई भी डिस्क और इस वजह से अगर एंगल थीटा आ रहा है तो इस डिस्क की वजह से यहाँ पर फील्ड आएगा, ठीक है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos। अगर ये डिस्क इनफाइनाइट होती तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, cos 90 0, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन ये इनफाइनाइट शीट बन जाता। तो अब अगर हम शीट की वजह से निकालना चाहें यहाँ पर गॉस लॉ के अंदर, तो शीट का मतलब ध्यान देना चाहूँगा, शीट और स्लैब जो कितने हैं, शीट मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन टाइप के चार्ज है, स्फीयर है, मैंने छोटे छोटे स्फीयर को उसके साथ जोड़ दिया, तो एक ही चार्ज की एक ही लेयर है। अगर चार्ज की एक लेयर है तो शीट है। तो अगर एक इनफाइनाइट सी शीट है जो कि इधर भी इनफाइनाइट जा रही है, ऊपर भी इनफाइनाइट जा रही है, इधर भी इनफाइनाइट जा रही है और इधर भी इनफाइनाइट जा रही है, इस शीट की वजह से मुझे फील्ड लगाने का करनी है कुछ डिस्टेंस डी डिस्टेंस को काम। तो मैं क्या करूँगा, मैं गॉसियन सरफेस रखी हूँ, ये डिस्टेंस डी और वो डिस्टेंस डी, ठीक है, तो हम यहाँ इस डी डिस्टेंस को मुझे फील्ड निकालनी है। तो मैंने गॉसियन सरफेस रखी है, इस गॉसियन सरफेस से फायदा क्या होगा, इस गॉसियन सरफेस को फायदा होगा कि यहाँ पर जो कर्व्ड सरफेस है फील्ड का डायरेक्शन क्या रहता है, ये शीट है प्लस चार्ज अगर है इधर इधर होगा और इसके इधर होगा, ठीक है, यहाँ फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इसके इधर जो फील्ड लाइन जा रही है वो इस कर्व्ड सरफेस से पैरेलल है हमेशा, तो इस कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स कितना है 0। सिमिलरली इधर पे भी इस कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स कितना है 0, बस जो फ्लक्स आएगा वो यहाँ से आएगा, इधर से यहाँ से आएगा। तो यहाँ से फ्लक्स बाहर निकल रहा है कितना, E into एरिया, यहाँ पे फ्लक्स बाहर निकल रहा है कितना, E into एरिया। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू EA एंड दिस नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर चार्ज कितना है, ये जो हमारा सिलेंडर है इसके अंदर चार्ज जो है यहाँ पर है वो कितना है, सिग्मा इनटू एरिया, सिग्मा क्या चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, सिग्मा इनटू एरिया, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, एक से लेकर गया E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2। तो एक बार इनफाइनाइट शीट है तो इनफाइनाइट शीट के सामने जो फील्ड होती है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। देखो अगर ये फाइनाइट शीट हुई, गॉस लॉ तो फिर भी वैलिड है, बट गॉस लॉ की वजह से शीट निकाल नहीं पाए, तो इसीलिए मेरे हिसाब से गॉस लॉ की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। क्यों, वैसे अगर मैं फील्ड
निकालनी हो नॉर्मल तरीके से, जैसे हम इनफाइनाइट हो, फाइनाइट हो, सेमी इनफाइनाइट हो, हर जगह निकाल सकते हैं। बहुत लॉजिक कुछ भी बहुत आसान तरीके से निकल तो जाती है, बट कुछ ही सिस्टम के लिए निकल पाती है जो कि इनफाइनाइट सिमेट्रिक टाइप सिस्टम होते हैं। तो पहले केस में ब्रॉड थी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट तो ओके, तो कुछ ये बता ऐसा नहीं वहाँ गॉस लॉ वैलिड नहीं था, हाँ कुछ ऐसी जाती तो गॉस लॉ तो वैलिड था, बट वहाँ से आंसर नहीं निकलेगा हमारा। सिमिलरली यहाँ पर बेगर फाइनाइट सी तो गॉस लॉ तो वैलिड है, बट यहाँ से हम निकाल नहीं सकते। अगर यहीं पर शीट ना होकर स्लैब होता तो क्या होता, एक स्लैब है इसमें दो शीट है, एक स्लैब से देखो फ्लैट। अब जैसे हमें मालूम है अगर फ्लैट में हम चार्ज देते हैं तो सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, सरफेस पर। क्यों? अभी कंडक्टर पता है कंडक्टर के अंदर किसी भी छोटे से वॉल्यूम में नेट चार्ज 0 रहेगा। वाई? तो अंदर फील्ड 0 होगी, बात तो सही है। कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर हर जगह पर फील्ड 0 होती है। क्यों? जैसे ही बाहर फील्ड आई उसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अंदर फील्ड 0 होगी। बट मैं ये कैसे कह सकता हूँ ईच एंड एवरी वॉल्यूम इनसाइड द क्या बोलते हैं कंडक्टर विल बी चार्ज फ्री। क्या मैं बोल सकता हूँ? क्यों? मजा नहीं आया और अच्छे मजा नहीं आया। ठीक है तुम सही बोल रहे हो, बट उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। देखो कोई भी कंडक्टर ले लिया मैंने, अगर मुझे शक है कि यहाँ पर चार्ज है तो मैं क्या करूंगा, इसके आसपास एक छोटा सा वॉल्यूम ले लूंगा। अब इसके हर पॉइंट पर फील्ड कितनी है, 0। क्यों है 0? फील्ड क्यों 0 है इसके हर पॉइंट पर? अभी हमने कहा था कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट और कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर फील्ड कितनी होती है, 0। तो इसके हर पॉइंट पर फील्ड कितनी होगी, 0। अगर हर पॉइंट पर फील्ड 0 है तो ये कितना होगा, 0। नेट फ्लक्स कितना होगा, चार्ज इनपुट कितना होगा। तो अगर मुझे शक है कि इस वॉल्यूम के अंदर नेट चार्ज है तो मैं एक गॉसियन सरफेस ले लूंगा और उस गॉसियन सरफेस के अंदर इसके हर पॉइंट पर फील्ड 0, नेट प्लस 0, मतलब उसके अंदर चार्ज इनपुट 0। तो किसी भी छोटे से वॉल्यूम पे चार्ज 0 रहता है। अगर आप इंजेक्टर से चार्ज देकर एक कंडक्टर के अंदर चार्ज डाल दो तो सारा का सारा नेट चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, अंदर जो है न्यूट्रल ही रहता है हमेशा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ कहा भी अगर मैं यहाँ चार्ज दूंगा फ्लैट को, ये चार्ज कहाँ जाएगा, इस सरफेस पे जाएगा, उस सरफेस पे जाएगा और ये चारों सरफेस में उनमें भी जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पर कुछ असम्पशन हम लेके चलते हैं क्या कि इसके एरिया के सामने फ्लैट के ये एरिया और वो एरिया है ना, वो नेग्लिजिबल है। तो हम मान के चलते हैं कि सारा का सारा चार्ज या तो इस सरफेस पे आएगा या फिर उस सरफेस पे आएगा। अगर मैं बोल दूं यहाँ पर कि स्लैब की लेंथ है L और हाइट है H, ठीक है, और एज्यूमिंग कि इसकी चारों वाली साइड पे कोई चार्ज नहीं है और चार्ज पर यूनिट लेंथ है सिग्मा, तो इस स्लैब पर नेट चार्ज कितना है, इस स्लैब पर नेट चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू LH इंटू 2, सिग्मा इंटू LH इंटू 2, क्योंकि LH एरिया ये है, एरिया इंटू सिग्मा, इस पर चार्ज उतना ही चार्ज उस पर भी है, दो सरफेसेस है। ठीक है ना, ओके। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि इस पर सिग्मा चार्ज पर यूनिट लेंथ है तो इसकी किसी भी एक साइड की सरफेस से d डिस्टेंस दूर मुझे निकालना है फील्ड। क्या मैं फील्ड निकाल सकता हूँ, कैसे? मैं करूँगा एक सरफेस में नहीं मान ली, मैं गॉसियन सरफेस ले लूंगा, समझ आ रहा है क्या?
ठीक है ना? जबकि हमने पूरा एक सिलेंडर ले लिया, जिसका एक पार्ट इस सरफेस से कट कर रहा है, दूसरा उसको कट कर रहा है, आगे निकल रहा है। नाउ जितनी स्पीड इसकी वजह से यहाँ होगी उतनी स्पीड यहाँ भी होगी। यहाँ से अगर स्पीड ई जा रही है और वहां से भी स्पीड ई जा रही है, यहाँ से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, ई ए, वहां से कितना फ्लक्स निकल रहा है, ई ए। 2EA इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है, ये भी एरिया ए है, एरिया इनटू सिग्मा, एरिया इनटू सिग्मा, सिग्मा इनटू 2a बाय एप्सिलॉन नॉट 2a टू a ई इक्वल टू, ठीक है ना? तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर शीट एंड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर स्लैब। इनफाइनाइट स्लैब वंस अगेन, अगर ये इनफाइनाइट स्लैब ना होता तो स्पीड जो है वो स्पीड ही ना होती, ठीक है? अब अगली चीज क्या है, अगर हम बात करें शेल, एक शेल है, शेल मतलब हॉलो स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर है जिस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें निकालनी है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x, पार्ट नंबर 1, x इज लेस देन x रेडियस, e की वैल्यू क्या आती है, 0। Can you explain? स्टेप बाय स्टेप मालूम है सबको आंसर आता है, इस प्रॉपर सिग्नल पता होना चाहिए। अगर ये x है तो इस x वाले स्फीयर के हर पॉइंट पर फील्ड सेम होना चाहिए, या तो अगर यहाँ पर आउटवर्ड है तो हर जगह पर आउटवर्ड ही होना चाहिए। मान लिया फील्ड है E इनटू पूरा एरिया कितना 4 पाई x स्क्वायर, तो E इनटू 4 पाई x स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये सारा का सारा चार्ज सरफेस पे। E की वैल्यू कितनी होगी, कब तक, लेस देन r। अगर मैं केस 2 लूं, E at any distance y, y is greater than r, अब मुझे स्फीयर के बाहर छोड़ेंगे वो कितनी आएगी, अब हम क्या करेंगे कि फिर से y डिस्टेंस ले लेंगे, जो इस y डिस्टेंस पर फील्ड होगी वही इस y डिस्टेंस वाले हर स्फीयर पर फील्ड होगी। और ये मान लिया मैंने आउटसाइड की है E, तो यहाँ पर आएगा E इंटू 4 पाई y स्क्वायर इज इक्वल टू नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y स्क्वायर k q बाय y स्क्वायर। तो इट इज बिहेविंग एज इफ कि मैंने पूरे के पूरे चार्ज को सेंटर पे रख दिया हो। अब ध्यान देना ये हर जगह वैलिड नहीं होगा, यहाँ पर हमने आंसर निकाला और ये निकल के आ गया सेम से, तो आज के बाद हम क्या बोलेंगे, अगर हमें किसी भी शेल के बाहर फील्ड निकालनी है तो शेल के चार्ज को सेंटर पे रख दो बस, सिर्फ शेल के लिए। अगर सिस्टम में कोई भी चेंजेस आ गए तो शायद हम ये बात ना कह पाए, ठीक है ना? इस पर्टिकुलर केस में भी नहीं कह पा रहे हैं।